हमारे उम्मीदवार जो हैं वो इस हल के निशान के तहत अपना इलेक्शन लड़ नहीं सकेंगे तो अफसोस हुआ, डर भी लगा, क्योंकि एक रिश्ता है आपका हमारा इस तंजीम का। वो रिश्ता इतनी आसानी से टूटेगा नहीं, लेकिन धक्का जरूर पहुंचता है। मेरे साथियों ने बहुत मेहनत की इस झंडे को और इस निशान को यहां कायम दायम रखने के लिए। कुछों के मैं नाम ले सकता हूं, लेकिन एक अजीब सा कानून आज हमारे साथ इस्तेमाल किया जा रहा है जहां के मैं कुछ साथियों का नाम ही नहीं ले सकता हूं। इसलिए जब मेरे नौजवान एक साथी यहां पे तकरीर कर रहे थे और उन्होंने दो साथियों के नाम लिए जो यहां सामने बैठे हैं, हम थोड़ा हिल गए, क्योंकि पता नहीं किस कानून के किस किताब से उन्होंने ये अजीब सा कानून निकाला है कि अगर यहां इस जलसे में हमने किसी कैंडिडेट का नाम लिया तो कल को उस कैंडिडेट के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है। शेम छोड़िए ना, आप शेम में रहने दीजिए। शेम 4 अक्टूबर को खुद ब खुद हो जाएगा, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में हुआ 4 अक्टूबर को भी हो। अब मुझे बताइए ना दोबारा, बाकी मुल्क में भी इलेक्शन होते हैं, बाकी मुल्क में भी तंजीमें इलेक्शन लड़ती हैं। अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, नॉर्थ ईस्ट में एक रियासत में इलेक्शन होने हैं। हमारे मुल्क के वजीर आजम साहब जाके कैंपेन करेंगे, क्या स्टेज पे बिना अपने कैंडिडेट का नाम लिए वापस चले जाएंगे? और क्या अगर वहां पे उन्होंने कैंडिडेट का नाम लिया तो क्या वहां पे पहुंचने के लिए जो जहाज, हेलीकॉप्टर, गाड़ी, माइक, स्टेज, कुर्सी, टेंट, खाना पीना, ये सब खर्चा जो बीजेपी को बर्दाश्त करना होगा, क्या ये उस कैंडिडेट से लिया जाएगा? अगर वहां पे नहीं तो यहां पे क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको पैरों तले जमीन जो है वो खिसकती हुई नजर आ रही है और आपको लगता है कि अगर मैं श्रीनगर से आया और मैंने अपने साथियों का नाम नहीं लिया तो शायद इनको वोट नहीं मिलेंगे। अरे राम, अगर मैं यहां आके जलसा भी नहीं करता तब भी मेरे जो उम्मीदवार यहां सामने बैठे हैं आपकी जमानत जब्त करके यहां से कामयाब होकर जाते हैं। इनका नाम लेने से ना इनका एक वोट ज्यादा बढ़ेगा, ना इनका नाम ना लेने से इनका एक वोट कम हो जाएगा। बल्कि मुझे लगता है इनका अगर मैं नाम ना लूं और लोग समझ जाएं कि क्या साजिश के तहत मैं अपने साथियों का नाम नहीं ले सकता हूं, तो शायद आपके 5-10 वोट कट के इनके हक में चले जाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है। अजीब सी जिद। 2019 के बाद ये मेरा तीसरा दौरा है करगिल का, लेकिन ये पहली मर्तबा है कि 0 पॉइंट पे मुझे अपनी सिक्योरिटी छोड़ के यहां आना पड़ा। क्या ना, अल्लाह का शुक्र है कि ऊपर वाले का बहुत दिया हुआ है। ना मैं इनकी गाड़ी में बैठता हूं, ना मैं इनकी गाड़ी में इनके पैसे से तेल भरता हूं, ना मैं इनके डाक बंगले में रहता हूं, ना इनके भरोसे पे खाना खाता हूं। अगर मैं इनकी गाड़ी में चल रहा होता, अभी मैं 0 पॉइंट पे किसी वायरलेस के थ्रू आपको यहां तकरीर कर रहा होता, खुद पहुंच नहीं पाता। इसमें भी इनको परेशानी, सिर्फ इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट में ये लोग मार खा गए। अरे इसमें हमारा क्या कसूर जनाब? आप लोगों ने तो हमें मजबूर किया, हम नहीं जाना चाहते थे। हमने आपके साथ कोई लड़ाई नहीं छेड़ी, इज्जत और एहतराम से आपके साथ पेश आए। हमने आपसे गुजारिश की, जनाब ये हमारा सिंबल है, कानून के तहत हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और कानून पढ़ के हमने आपसे मांगा। मेरे दोनों बेटे जो यहां बैठे हैं वकालत करके अब वकील बने हैं। मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा जरा इलेक्शन का कानून पढ़ के मुझे बताइए ये सिंबल का क्या सिलसिला है। कानून देख के कहा कि आपको ये सिंबल मिलना ही मिलना है,
इसमें कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, कोई मसला ही नहीं है। चिट्ठी लिखी, हमने सोचा कि हमें सिंबल मिल जाएगा, वहां से जवाब आया हम सिंबल आपको देंगे नहीं। मैंने कैसे नहीं दोगे? आप जिस औहदे पे बैठे हैं आप हल्फ उठाते हो जिस तरह हम उठाते थे, आइन की रखवाली का, टू सेफ गार्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप ही बैठ के वहां इसकी धज्जियां उड़ाओ, इस बात की तो हम इजाजत नहीं देंगे। ठीक है ना, हम हाई कोर्ट चले गए। हम हाई कोर्ट, एक वकील ने हमारे हक में फैसला किया, हम बहुत खुश हुए। मैंने तमाम साथियों को उस वक्त, जिनके मैं नाम नहीं ले सकता हूं, उनको व्हाट्सएप पे मैसेज किया। मैंने कहा मुबारक है, अब आपको सिंबल मिल गया। हमें क्या पता था कि 4 दिन बाद 600 पेज, अंदाजा लगाइए, कोई 1 पेज नहीं, 5 पेज नहीं, 10 पेज नहीं, 600 पेज की किताब इन्होंने तैयार करके हाई कोर्ट में दर्ज कराई। 600 पेज पे लिखा कि हमें सिंबल क्यों नहीं मिलना चाहिए। वहां 2 जजों के सामने बात आई, दोनों ने हमारे हक में फैसला किया। मैंने फिर साथियों को मैसेज किया, मैंने कहा हाई कोर्ट से हो गया, अब हमें कोई खतरा नहीं। मुझे क्या पता था ये ऐसे मतलब लकीर के फकीर बैठे हुए हैं कि नहीं जी इसके खिलाफ भी हमने करना है। जरूर इनको दिल्ली से डंडा आया होगा, बीजेपी दफ्तर से, क्योंकि है एक यहाँ लद्दाख का लेह का, जिसने 1-2 बार तकरीर में कहा कि 2019 के बाद हमने लद्दाख की सरजमीन से नेशनल कॉन्फ्रेंस का यह निशान हमेशा के लिए उखाड़ के फेंक दिया हुआ है। अब उसको शायद ये चिढ़ थी कि मैंने अब पब्लिकली जलसे में कहा कि ये निशान गया, अब अगर इनको निशान मिला तो मेरी बेइज्जती होगी, तो वहां से और दबाव लाया। इन्होंने बड़े बड़े वकील किए, सुप्रीम कोर्ट में गए। इनको सुप्रीम कोर्ट से ऐसे जूते पड़े कि शायद जिंदगी में ये कभी भूलेंगे नहीं। और इस बात का नतीजा है कि हमारी गाड़ियां 0 पॉइंट पे रोकी गई, हमारे कैंडिडेट के हम नाम नहीं ले सकते, बाकी और छोटे मोटे चीजों में ये हमें तंग करेंगे। कोई बात नहीं ना, करिए। 4 तारीख को आपको पता चलेगा कि आपकी ये साजिशों का और हरबों का नतीजा क्या है। क्योंकि बिल्कुल सही कहा नासिर ने और अगरमुल्ला साहब ने, ये इलेक्शन सिर्फ हिल काउंसिल का नहीं है। ये पहली मर्तबा है 2019 के बाद कि आप लोगों को एक मौका दिया जा रहा है अपनी आवाज बुलंद करने का। 2019 में आपको दबाया गया था, आपके फोन बंद हुए, आपका इंटरनेट बंद हुआ, आपका घूमना फिरना बंद हुआ। दबाया गया था यहां कि यहां से कोई यूपी के खिलाफ आवाज ना उठे। न सिर्फ मुल्क के मीडिया की नजरें बल्कि दुनिया की नजरें 4 अक्टूबर को यहां करगिल के लोगों पे होगी कि आप लोग अपने वोट के जरिए क्या पैगाम भेजना चाहोगे। क्या उस पैगाम में आप 2019 5 अगस्त की बात जो है उसको कबूल करोगे या उसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करोगे। सिर्फ ये फैसला आपने करना है। मुझसे पूछें तो 5 अगस्त 2019 के बाद आपका सिर्फ नुकसान हुआ, फायदा कहीं नहीं हुआ, नया कुछ नहीं आया। एक चीज बताए जो इन्होंने यहां आपके लिए कुछ किया हो बड़ा, सुजीला टनल, उसका भी संग बुनियाद मैंने और राहुल गांधी ने रखा था। ट्रांसमिशन लाइन वो भी इससे पहले, पावर हाउस वो भी इनके आने से पहले। एक चीज आप लोगों ने मांगी इनसे जो हम कर नहीं सके। आपने कहा ये बड़ा अच्छा हवाई अड्डा आपने सजाया हुआ है, कम से कम इसमें जहाज उतारिए ताकि हम जहाज पे चढ़े। अल्लाह, मैं ये सोच रहा था कि ये लोग जो है कुछ करे ना करे बल्कि रेगुलर एयर सर्विस ये जरूर आप लोगों के लिए शुरू करके दे देंगे। वो तक नहीं किया, वो तक इनसे नहीं हुआ। छोटे काम, चाहे टूरिज्म का हो, जो टूरिज्म फैसिलिटेशन सेंटर, उस वक्त मैं और
नासिर थे जब ये बना। ये स्टेडियम थक जाएंगे हम गिनते गिनते जो यहां पे काम हुए, लेकिन इनसे पूछे इन्होंने क्या किया, इनके पास जवाब नहीं होगा। अरे नॉन लैप्सेबल फंड ही आपको दे देते, वो भी बड़ी बात थी। कभी मौका मिले, हमारे जो कल तक हिल काउंसिल के चेयरमैन थे, उनसे पूछिए कितना तंग करके रखा हुआ था, कितना बजट दे देते थे। 5,000 करोड़ की बात तो करते हैं, लेकिन जमीनी सतह पे कितना मिलता था वो दूसरी बात। तभी तो जिस तरह आगा साहब ने कहा श्रीनगर की बात करने यहां आए, है ना। श्रीनगर में मुहर्रम की जुलूस पे बात करने से पहले दूसरी चीजों पे आइए ना। ये जो बीजेपी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, उनसे मैं पूछता हूं जनाब, आपकी तंजीम के मुसलमानों के तैन जो ख्यालात हैं वो तो हम अच्छी तरह से जानते हैं, उनका जवाब दे दीजिए ना। फिर हम जुलूस के बारे में आपसे सुनेंगे। जो आपकी दिल्ली के एमपी ने परसों आप सबों के सामने पार्लियामेंट में हर मुसलमान के खिलाफ अल्फाज इस्तेमाल किए, उसका जवाब दे दीजिए। मैं मानूं आतंकवादी, मिलिटेंट, टेररिस्ट, वो तो सबसे नरम अल्फाज थे। जो अल्फाज इस्तेमाल हुए वो मैं अपने जबान पर नहीं ला सकता हूं। और आज ये आपसे वोट मांग रहे हैं। मैं तो ये सोच रहा था कि उस मेंबर पार्लियामेंट को सजा मिलेगी, बल्कि सजा के तहत उस आदमी को इनाम दिया गया। उठाइए, पढ़िए अखबार। जिस मेंबर पार्लियामेंट ने परसों हर मुसलमान के खिलाफ वो अल्फाज इस्तेमाल किए, उस मेंबर पार्लियामेंट को आपने राजस्थान में एक पूरे जिले की जिम्मेदारी दी पार्लियामेंट इलेक्शन में। तो हम क्या मान के चले कि वो एक पूरे कौम को गाली दे और आप उसको इनाम से नवाजें? तो मतलब उसकी जो सोच वो आपकी तंजीम की सोच। यहां से वो आपसे हिल काउंसिल के वोट मांग रहे हैं। खुदारा उनसे पूछिए, जरा एक मुसलमान मेंबर पार्लियामेंट दिखाएं आपको। एक लोकसभा राज्यसभा मिला के कोई 800 से ज्यादा मेंबर बनते हैं। 800 सीटों में आपको एक नहीं मिला। ये शायद आजादी के बाद पहली मर्तबा है कि मरकजी हुकूमत में एक भी मुसलमान वजीर नहीं। 14% हमारी आबादी। खुदारा मुझे बताए ना, 20-22 करोड़ में आपको एक नहीं मिला जिसको आप वजीर बना सकते थे। हमारी आबादी और हमारे सिख भाइयों की आबादी लगभग बराबर। हम भी 20-22 करोड़, ये भी 22-24 करोड़। मैं इनको मुबारक करता हूं, इनको कम से कम नुमाइंदगी मिली वहां। इनका है कोई मिनिस्टर जो वहां बात करता है। अरे हमारी क्या खता? इतनी नफरत, इतना जिद, फिर किस मुंह से यहां आके वोट मांगते हो? आखिरकार इन चीजों का लोगों को जवाब दो, फिर वोट मांगो। समझाओ लोगों को, बताओ आप क्या करते हो बाकी मुल्क में मुसलमानों के साथ। किस तरह रोज बरोज उनके घरों पे, दुकानों पे आप लोग बुलडोजर चलाते हो। किस तरह उनके रहन सहन को आप पसंद नहीं करते हो। जैसे आगा साहब ने कहा, हमारी बेटियों को अपने पसंद के कपड़े पहन के आप लोग कॉलेज में जाने की इजाजत नहीं देते हो, क्योंकि वो हिजाब पहन के जाती हैं।
अगर यही आपकी सोच है, तो फिर ये सोच लें कि आप करगिल में क्या सियासत कर रहे हो। नुकसान हमारा किया, आज नहीं तो कल कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होंगे, वहां हुकूमत बनेगी, लेकिन अफसोस उस हुकूमत में कमर अली आखून साहब मिनिस्टर नहीं होंगे। उस हुकूमत में मेरे साहब का मिनिस्टर जो मेरे साथ नौजवान जिनका मैं नाम ले नहीं सकता हूं आज, वो भी नहीं होंगे। मेरे नुब्रा के साथी सिद्धन, वो भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके एमएलए नहीं बनेंगे, नहीं होगा आपका एमएलए, कोई मिनिस्टर नहीं होगा आपका, नहीं बनेंगे आपके एमएलसी, आपका राज्यसभा का मेंबर नहीं होगा। खोखला करके छोड़ दिया। बाहर से लोग आते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक यहां राज चलाते हैं और चले जाते हैं। आधे से ज्यादा को तो यहां की ज्योग्राफिया का भी पता नहीं होगा। ये हाल करके रखा आपका। कहने के लिए तो हम जमहूरियत, अपने आप को जमहूरियत की मां समझते हैं। अक्सर में इस तरह आपने सुना होगा, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। जो हाल ही में दिल्ली में वो G20 का भी शोशा हुआ, उसमें भी जमहूरियत जमहूरियत जमहूरियत। लेकिन कहीं कहा आपकी जमहूरियत जब करगिल के बारे में इतना बड़ा फैसला लिया गया? क्या यहां के आवाम से पूछा? चलिए उस वक्त नहीं पूछा, लेकिन आज तो सुनिए, आज तो लेह के लोग भी यूटी नहीं चाहते। हो गई उनको तसल्ली। हम उनको उस वक्त भी कहते थे ना, ये यूटी जो है आपको बहुत भारी पड़ेगा, लेकिन जब तक फैसला हो गया होगा फिर आप वापस नहीं आ सकोगे। उनमें से ज्यादातर लोगों को भी तसल्ली हो गई यूटी की। वो कहते हैं हमें रियासत दे दो, हमें असेंबली दे दो, हमें 370 का वो सारा दे दो जिससे हम बच जाएंगे। अरे भाई, वो सारा कुछ तो 5 अगस्त 2019 से पहले तो आपके पास था। लेकिन आपको देते देते यहां का बेड़ा गर्क किया।